मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं टीके महंत आज आप लोगों के बीच नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है और जिन पर आज चर्चा हो रही है उसके बारे में डिटेल आपके पास चर्चा करूंगा, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को किस वंश ने बनवाया है और नालंदा विश्वविद्यालय की क्या प्रतिभा थी, क्यों वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और उस पर किसने आक्रमण करके उनको नष्ट किया और किसने उनको जीर्णोद्धार किया। इन सभी की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो शुरुआत से हम गुप्त वंश के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि गुप्त वंश जो भारतीय कला और स्थापत्य के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध था, जिन्हें जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग एवं संस्कृत साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, जिस पर महाकवि कालिदास जिस साम्राज्य में दरबारी कवि थे, उस गुप्त वंश की स्थापना जो कुषाणों के जो सामंत थे श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त जिन्हें मुख्य रूप से गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और गुप्त वंश के जो महान प्रतापी राजा हुए जो चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें व्यापक रूप से गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और जिन्होंने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की, उसी के आगे जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और ध्रुव स्वामिनी, उनकी पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी है, उनके बेटे का नाम कुमारगुप्त था और कुमारगुप्त ही वह राजा था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके साथ साथ गुप्त वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिसमें स्कंदगुप्त जिन्होंने हुणों के आक्रमण को रोका था, साथ ही साथ समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था उनके युद्ध कौशल को देखकर, साथ ही साथ उन्हें कविराज भी कहा जाता था। कुमारगुप्त का जन्म है 399 ईस्वी में हुआ था और उनका कार्यकाल जो है वो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले जो चीनी यात्री आए थे उसका नाम है फाहयान, और नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना के बीच में 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री आए थे उनका नाम है ह्वेनसांग। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफा जो है उसका स्थापत्य कला का उदाहरण है, वो भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में कुमारगुप्त ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि वहां हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल थी, जहां दूर दूर से अन्य देशों से बच्चे यहाँ आकर पढ़ते थे। लगभग 10,000 बच्चे यहाँ कर पढ़ते थे और 2,000 के आसपास यहाँ पर शिक्षक थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र रहा, जो बौद्ध धर्म पर, बौद्ध सिद्धांत पर आधारित था। 319 से लेकर 540 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन रहा, लेकिन ये 12वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। उनमें गुप्त वंश के जो भी उनकी पीढ़ी के बचे हुए थे उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया ताकि यह आगे बढ़े। इस पुस्तकालय में, यानी कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थी, जिसे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तकालय इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें 90 लाख किताबों का संग्रह था, जिसमें नामपत्र, जिसमें पांडुलिपियां, अनेक किताबें, महाग्रंथ, महाकाव्य सभी इसमें सम्मिलित थे और पूरे विश्व के 90 लाख किताबों का संग्रह था। और इसी से जो है स्टूडेंट जो है चिकित्सा के बारे में, तर्क शास्त्र के बारे में
और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध के सिद्धांत के बारे में सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। किसी की प्रसिद्धि जो है किसी के मन में खलल उत्पन्न करती है, ऐसे इनके साथ भी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त था, उन्हें नष्ट करने का 1, 2, 3 नहीं बल्कि अनेकों बार प्रयास किया गया, जिसमें पहली बार 5वीं शताब्दी में ही मिहिर कुल के नेतृत्व में हुणों ने आक्रमण कर दिया, जिससे इससे कुछ भाग जो है नष्ट हो गए। दूसरी बार 8वीं शताब्दी में जो बंगाल के गौड़ राजाओं ने इस पर आक्रमण कर दिया, जिससे इसमें और कुछ क्षति हो गई। और तीसरी बार जो आक्रमण किया वो तुर्क अफगान शासक सैन्य शासक बख्तियार खिलजी ने 1190 में यानी कि 12वीं शताब्दी में उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। इसके पीछे मुख्य रीजन ये था कि उनकी समझ में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो इस्लाम से प्रतिरोध कर रहा है, यानी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उनकी समझ में था कि जैसे जैसे विद्यालय बढ़ता जाएगा इस्लाम कमजोर होता जाएगा। दूसरा कारण था कि इन्हें बौद्ध सिद्धांतों को, बौद्ध धर्म को जड़ से मिटाना था। और इसी कारण से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। न केवल आक्रमण किया बल्कि इनके विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय को भी जला दिया। और इस पुस्तकालय को जलाने के बाद पुस्तकालय 3 महीने तक जलती रही। सोचिए कितना पुस्तक था इसमें। और इस तरह से जो नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा और धीरे धीरे वो खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के खोज के लिए, यानी कि उसको उत्खनन करने के लिए, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहले 1915 से लेकर 1937 तक, दूसरा 1974 से लेकर 1982 तक उसमें खनन किया गया, उत्खनन किया गया, ताकि उनके बारे में हमको जानकारी मिल सके। जिसमें उत्खनन में मुख्य रूप से डेविड स्पूनर, हीरानंद शास्त्री, एम कुरैशी, जी.एस. चंद्रा, एन नाजी और अमलानंद घोष ये प्रमुख थे जिन्होंने उत्खनन में अपनी भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में उत्खनन किया गया और इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया गया। और इसी के स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले इनके जीर्णोद्धार के साथ साथ उद्घाटन भी किया है, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का जो शिक्षा है वो पुनः हम सब भारतवासियों को मिल सके। न केवल भारतवासियों को बल्कि पहले की जैसा देश विदेशों के छात्रों को भी इनकी शिक्षा जो है मिल सके और यह पुनः पहले जैसा पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र हो। तो कैसा लगा दोस्तों, यह जरूर बताइएगा और मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा से संबंधित ये पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इसमें गुप्तवंश और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों के ऐतिहासिक को एक साथ समेटने का प्रयास किया है।